पहले विश्लेषण बहुत जरूरी है। अगर राहुल गांधी का ये बयान आया है तो राजीव, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रही हूं, क्या ये माने, अभी तक तो हालांकि अखिलेश ही पीडीए की वकालत करते नजर आ रहे थे और घोसी उपचुनाव ने कहीं ना कहीं एक संजीवनी की तरह काम किया है पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए, अखिलेश यादव के लिए, तो ऐसे में अब राहुल गांधी का भी विदेशी धरती पर इसका जिक्र करना, क्या यही एजेंडा आप देख रहे हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए? यही एजेंडा होगा, पीडीए के इर्द गिर्द ही चुनाव होगा? और क्योंकि हम सत्ता पक्ष को भी देख रहे हैं, लगातार इसी वोट बैंक को वो फोकस कर रहे हैं, तो अगड़े पिछड़ों की इस तैयारी में कौन किस पर भारी नजर आ रहा है राजीव? देखिए, पूजा घोसी उपचुनाव की चर्चा जिस तरीके से विपक्ष कर रहा है और जिस लेवल पर समाजवादी पार्टी कर रही है, ऐसा कुछ नतीजे में मुझे दिखाई नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात, अगर अगड़े पिछड़े की बात करें तो घोसी से तो समाजवादी पार्टी से अगड़े ने जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा हारा है, और वही पिछड़ा हारा जिसने 1.5 साल पहले जो चुनाव हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी से जीते थे। दरअसल घोसी का उपचुनाव मैं मानता हूं कि इंडिया वर्सेस एनडीए नहीं था, वो बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं था, वो सुधाकर सिंह बनाम दारा सिंह चौहान था, जिसमें सुधाकर सिंह ने जीत हासिल की और दारा सिंह चौहान हार गए। अगर आप ताकत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा है कि मैं अपने 2 दशक से ज्यादा के पत्रकारी जीवन में मैंने कोई उपचुनाव नहीं देखा जिसमें सत्ता पक्ष ने इतनी ताकत झोंकी हो एक एमएलए के चुनाव में, और उसके बावजूद 20-24 से ज्यादा मंत्री, 50 से ज्यादा विधायक थे, लेकिन उसके बावजूद जनता ने करारा जवाब दिया। वो कई कारण थे जो सुधाकर सिंह के जीत के हुए, और उसमें से ज्यादातर कारण स्थानीय थे। सुधाकर सिंह के साथ एक सिंपैथी थी, सुधाकर से दारा सिंह के चौहान जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, दारा सिंह 1.5 साल पहले चुनाव जीतने के बाद वहां कभी गए नहीं थे। तो ये तमाम कारण थे जिसमें सारे समाज के लोगों ने मिलकर के सुधाकर सिंह को जिताने का फैसला किया। तो उससे कोई राष्ट्रीय संदेश मिल रहा हो या देश का मूड और माहौल बदल रहा हो, यह अंदाजा लगा लेना बहुत जल्दबाजी होगी। जहां तक राहुल गांधी के पेरिस में दिए वक्तव्य की बात है, उनकी बात है, तो मुझे जो जानकारी है, शुरुआती दौर में जब यह विपक्षी गठबंधन बन रहा था तो इसका नाम पीडीए रखने पर भी एक बार विचार हुआ था कि पीडीए रखा जाए, पिछड़ा दलित आदिवासी, लेकिन बाद में इंडिया नाम ज्यादा सूट करता हुआ दिखा। उसका असर भी आप देख ही रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इंडिया का मामला, इंडिया भारत, और राहुल गांधी ने वहां पे कहा भी है कि हमारे गठबंधन की वजह से वो देश का नाम बदलना चाहते हैं। मूल बात यह है, देखिए, भारत की राजनीति 2 ध्रुवों की तरफ मुड़ी हुई है। अगर आप देखें जाति की राजनीति, तो भारत में आजादी के बाद से ही जातिगत समीकरण पर चुनाव होते रहे थे, और जनसंघ अपनी विचारधारा के जरिए, आरएसएस और भारतीय जनसंघ अपनी विचारधारा में हिंदुत्व का पुट लिए राजनीति करते चले आ रहे थे, राष्ट्रीयता और हिंदुत्व का। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने जातिगत समीकरण के आधार पर बहुत सारे चुनाव इस देश में जीते। दरअसल 1986 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, धर्म का प्रवेश राजनीति में तभी शुरू हुआ जब 2 केस हुआ शाहबानों का और अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाया गया। तभी से धर्म ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। अगर आप पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की बात को याद रखें तो चंद्रशेखर जी हमेशा ये बात कहते थे कि अगर जाति की राजनीति ज्यादा चलाई गई तो एक दिन धर्म की राजनीति उसे परास्त कर देगी, और ये दोनों देश के लिए बहुत खतरनाक होंगे। जब जातिगत राजनीति ने एकदम पीक पकड़ लिया तो उसके बाद धर्म की राजनीति ने उसको ओवरशैडो किया, और आज आप देख रही हैं वही वो लड़ाई हो रही है। एक तरफ धर्म की बात कहकर, एक तरफ एक धर्म विशेष के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करके, और दूसरी तरफ केवल जातिवादी उन्माद, जातिवादी भावना, जातिवाद की बात करके दूसरी तरफ दूसरा गुट तैयार है। आपको मालूम है, कल भी मैंने ये बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर सरकारें बैकवर्ड ओबीसीज की वजह से, उनके समर्थन की वजह से ज्यादातर सरकारें देश के अलग अलग हिस्सों में बनी हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में तो बनी हैं। अभी राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के लोग बार बार यही बात कर रहे हैं कि पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, मुसलमानों की, सिखों की, 20 करोड़ जनता की आवाज को दबाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और नरेंद्र मोदी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी ये लाइन लेती है कि ये लोग लगातार जातिवाद की बात कर रहे हैं, इन्होंने ही बंटवारा करने का काम किया है, हम तो अपने एजेंडे पर सबका साथ, सबका विश्वास लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, 2 तरह की धारणाएं और भी हैं।
अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो एक बड़ा तबका उससे नाराज होता है, इसलिए कि आज जिस आरएसएस प्रमुख जिस सामाजिक असमानता या सामाजिक तौर पर ऐसी व्यवस्था थी जिससे कुछ लोग पिछड़ गए, तो वो कुछ लोग बिछड़ गए, वो कौन सी व्यवस्था थी? वो हिंदुत्ववादी व्यवस्था थी, वो वर्णवादी व्यवस्था थी, जिससे कि समाज का एक बड़ा हिस्सा पीछे रह गया और एक चुनिंदा लोग बहुत आगे रह गए। उसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो वो जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो एक आबादी को ऐसा लगता है कि आप उसी जातिवादी व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, आप उसी वर्णवादी व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। तब बात जाति की बात होने लगती है, तब ये अल्पसंख्यक की बात होने लगती है, तब ये दलितों की बात होने लगती है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको कल भी बताया, अभी आप स्पेशल सेशन देखिए क्या होता है। जातिगत जनगणना और ओबीसी की काट के लिए रोहिणी कमेटी की सिफारिशों को अगर मान ले और उसको लागू कर दे मोदी सरकार, तो इस पर बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उसकी काट के लिए जातिगत जनगणना और जातिवाद ओबीसी राजनीति को कुछ हद तक काउंटर करने के लिए मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने भी फैसला कर लिया। और 2024 का चुनाव ये डिसाइड करेगा कि देश में जातिवादी व्यवस्था ज्यादा भारी पड़ी या फिर धर्म का पुट लिए और धर्म और हिंदुत्व और जातिगत समीकरण का कॉकटेल लिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा भारी पड़ेगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और इसीलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा और जनता का मूड क्या है ये भी उसी से डिसाइड होगा। आगे इसी चर्चा को मैं बढ़ा रही हूं और